नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं रीनू। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में लोकसभा चुनाव, बीजेपी के नेतृत्व, अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई से लेकर POK तक कई मुद्दों पर बात की। अमित शाह ने केजरीवाल की रिहाई पर कहा कि बहुत लोग मानते हैं केजरीवाल को विशेष छूट दी गई। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की 24 से 30 सीट आने का भी दावा किया। यही नहीं, अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी करारा प्रहार किया। कहा कि राहुल को चुनाव से पहले बताना चाहिए था कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से इसे छिपाना सही नहीं है। अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है कि जिसका बुरा समय आता है भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ शायद यही हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने घर में घुसकर मारा। UCC हम लाएंगे। हमारे संकल्प पत्र का एक अहम मुद्दा है। एक देश एक चुनाव का नियम भी हम लाना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। इस दौरान अमित शाह ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की रिहाई और आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर वो बोले। अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत एक नियमित फैसला नहीं था। उन्होंने दावा किया कि कई लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं, उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया है, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति जी। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए। काहे को ये सब में उलझाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर हुए सवालों पर भी जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि 4 जून को जनता जब अपना फैसला सुनाएगी तब राहुल गांधी छुट्टी पर चले जाएंगे और मोदी PM पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के वायनाड और रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल को चुनाव से पहले बताना चाहिए था कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 4 तारीख को देश की जनता फैसला सुना देगी। इसके बाद ये विवाद ही समाप्त हो जाएगा। वो छुट्टी पे चले जाएंगे, मोदी जी शपथ लेंगे और सरकार चलने लगेगी। देखिए, कोई भी चुनाव तो कहीं पर से लड़ सकता है, मगर राहुल गांधी जी ने वायनाड से वोटिंग के पहले कह देना चाहिए था कि मैं 2 जगह से लड़ने वाला हूं। ये हाइड करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है लोकतांत्रिक दृष्टि से। वो भी वो कर सकते हैं, परंतु मुझे ठीक नहीं लगता। वायनाड की जनता को कहना चाहिए कि मैं 2 जगह से लड़ने वाला हूं, आप आपका फैसला करिएगा। इसमें क्या आपत्ति हो सकती? वायनाड का चुनाव पैक होने के बाद जब पोस्ट पोल सर्वे की जानकारी में खतरा दिखता है और फिर आप रायबरेली आते हो, तो मैं मानता हूं वायनाड के मतदाताओं के साथ अच्छा नहीं है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी 24 से 30 सीट जीत रही है। यही नहीं, उन्होंने UCC को अहम मुद्दा बताते हुए इसे लाने का भी दावा किया। मैं अभी भी मेरी बात पर कायम हूं। हम 24 से 30 सीट जीतेंगे और निश्चित रूप से बंगाल की जनता इस बार बहुमत सीट नरेंद्र मोदी जी को देने जा रही है। UCC हम लाएंगे।
हमारे संकल्प पत्र का एक अहम मुद्दा है कि इस देश में एक देश एक चुनाव का नियम भी हम लाना चाहते हैं। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और हमारे चुनाव का एक अहम मुद्दा है कि आने वाले दिनों में हम धर्म विशेष के कानूनों को, पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार का भी मुद्दा उठाते हुए इंडिया गठबंधन पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वोट बैंक के डर से इंडिया गठबंधन ने ऐसा किया। मुद्दा तब बना इस इलेक्शन में राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया। पूरे इंडिया अलायंस ने, एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। और मेरा स्पष्ट आरोप है, जिसका जवाब उन लोग देते नहीं, कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। कि ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है। आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है? इस इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे और वो 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी बीजेपी का नेतृत्व करते रहेंगे। सीएए के लागू होने के बाद पहली बार 14 लोगों को नागरिकता मिली है और केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 14 लोगों को नागरिकता पत्र दिया। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर विपक्षी नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएए देश का कानून है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता है। 2014 से पहले जो शरणार्थी बनकर आए हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट हो या ना हो, उन्हें नागरिकता मिलेगी। ये देश का कानून है स्मिता जी, और इसको इस तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए, वो सारे लोग 2014 के पहले जो शरणार्थी बनकर आए, उनका अधिकार है, डॉक्यूमेंट हो न हो, उनको नागरिकता मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी हर बार कहते हैं कि उनके लिए फैसले तो अभी बस ट्रेलर हैं और पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने पाकिस्तान पर जो कहा वही हुआ। पाकिस्तान कंगाल हो गया और आटे के लिए भीख मांगने लगा। अब तीसरे टर्म के आने से पहले पीएम मोदी ने बता दिया है कि पाकिस्तान पर और कड़े फैसले लेने का टाइम आने वाला है और इसकी झलक पीओके में दिखने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने की गारंटी दे दी है और लगता है कि पीओके के भारत में मिलने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस विद्रोह के सामने पाकिस्तानी गोलियां और बंदूकें बेकार हो चुकी हैं। पीओके में पाकिस्तान के झंडे उतार कर फेंक दिए गए। पीओके में पाकिस्तानी अफसरों के कपड़े उतारकर चौराहे पर टांग दिए गए, ये दिखाने के लिए कि अब वहां की जनता 76 साल का हिसाब सूद समेत चुकाने वाली है। जो पाकिस्तान आर्मी के कब्जे में कश्मीरी रह रहे हैं, उन पे वो गोलियां और बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कश्मीरियों ने भी खूब इनके साथ सलूक किया है, इनको नचा नचा के भगा भगा के इनका हशर कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर को पकड़ा, उसकी शलवार उतारी और उसको मुजफ्फराबाद में मैन चौक पे लटका दिया। इससे 1971 की याद ताज़ा हो गई, जब पाकिस्तान के बहादुर फौजियों ने 93,000 बहादुर फौजियों ने भारत की फौज के आगे अपनी पतलूनें उतारी थीं। पीओके में आखिरी जंग की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान के हाथ से पीओके लगभग निकल चुका है। ये विद्रोह पीओके के अखंड कश्मीर बनने के मिशन का एक ट्रेलर है। अब योगी आदित्यनाथ का गुस्सा पाकिस्तान और भारत में बैठे पाक प्रेमी गैंग पर बम की तरह गिरा है, जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु बम पर नाज है
और जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, उन पर गृह मंत्री ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। इंडी गठबंधन के लोग धमकी देते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उनके पास एटम बम है। तो हमने कहा भी देखो, उनके पास एटम बम है तो क्या हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए बना है क्या? आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। 2 दिन पहले पीएम मोदी इंडी गठबंधन पर गरजे थे। पीएम मोदी ने कहा था कि वो पाकिस्तान को चूड़ियां पहना देंगे। इसके बाद तो पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। भारत के बयान से पाकिस्तान तिलमिलाया जरूर, लेकिन उसको पता है कि पाकिस्तान में खुद आग लगी है, तो भारत को क्या जवाब देगा। पीएम मोदी के बयान के बाद तो पीओके में लोगों को आजादी की उम्मीद बंधी है। पीओके के नागरिक पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि वो उन्हें आजादी दिलाने के लिए पाकिस्तान पर जल्द से जल्द एक्शन लें। मैंने ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट से अपील की है कि वो दिल्ली में जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर है उसको बुलाएं और उससे वजाहत तलब करें और प्रोटेस्ट करें इस वाक़े के ऊपर। इसके अलावा मैंने भारतीय सरकार के ये भी अपील की है कि जो भारतीय नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशन में, वो अक़वाम मुत्तहिदा में फौरी तौर पर जो है वो रेजोल्यूशन पेश करें और इस मसले को वहाँ पे भी उठाया जाए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों का ये कहना है कि हमें सिर्फ आटे की कीमतें कम करने से या बिजली की कीमतें कम करने से सरोकार नहीं, हमें अपने राइट्स चाहिए, वैसे ही राइट्स चाहिए, वैसी ही तरक्की चाहिए जो भारत के जम्मू कश्मीर में हो रही है। आटे और महंगी बिजली के लिए शुरू हुई आग अब धधक चुकी है। अब पीओके में पाकिस्तान के आतंक से छुटकारा पाने के लिए युद्ध हो रहा है। हालात देखकर शहबाज सरकार घुटनों पर आ गई और पीओके को शांत करने के लिए 23 अरब के राहत पैकेज का छलावा किया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर पीओके को धोखा दिया और वहां धोखे से गोलियां बरसाई जाने लगी। कितने बंदे जख्मी हुए? 4 बंदे हमारे शहीद हो चुके हैं और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। घाटी में हर जगह मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक आजादी के नारे गूंज रहे हैं। बगावत की ये बिजली इस्लामाबाद में भूचाल लेकर आई है। पाकिस्तान दहशत और आतंक का माहौल बनाकर डरा तो सकता है, लेकिन आवाम की जरूरतें पूरी करना उसकी नीयत में नहीं है और यही बात पीओके के लोगों को समझ आ चुकी है। इसलिए इस बार आर पार की लड़ाई छिड़ गई है और पीओके की इस हालत को देखकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि अब पीओके पर कब्जे की जरूरत नहीं है, वहां के लोग खुद ही भारत में शामिल हो जाएंगे। और अब पाकिस्तान की संसद की भी बात करते हैं, जहां पर भारत का नाम गूंज रहा है। पाकिस्तान के सांसद भारत की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के सांसद मुस्तफा कमाल संसद में कहे कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बेरोजगार पैदा कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर भी सवाल उठाए और भारत की शिक्षा प्रणाली की तारीफ की। ये 2 तस्वीरें हैं, जिसमें एक तस्वीर दुनिया के कंधे से कंधा मिलकर चलने की गवाही दे रही है, जहां सुकून है, लोग खुशहाल हैं, और दूसरी तस्वीर जालिमों से आजादी मांगने की कहानी बयां कर रही है। एक है दुनिया की जन्नत कहे जाने वाले भारत की तरफ का जम्मू कश्मीर, और दूसरी तस्वीर है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जहां महंगाई, पाकिस्तानी सेना के अत्याचार ने उनका खून खौला रखा है। अब वो चाहते हैं आजादी और भारत में घर वापसी।
भारत के बढ़ते कदम से पूरी दुनिया वाकिफ है। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के सांसद भी भारत के मुरीद बन गए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में खुद पाकिस्तान के सांसद भारत की तारीफ कर रहे हैं। MQMM पार्टी से पाकिस्तानी सांसद मुस्तफा कमाल ने संसद में अपने देश की पोल खोल दी और शिक्षा के क्षेत्र में भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। आज दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। उनके पास बजट कितना है? $5 ट्रिलियन उन 25 इंडियन कंपनीज के सीईओज के पास है। आज जो अगर इंडिया बूम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, वो आज उन लोगों की वजह से तरक्की कर रहा है जिसको उन्होंने वो तालीम दी जिसकी दुनिया में रिक्वायरमेंट थी, और वो जाकर उन्होंने दुनिया में काम किए और आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की भरमार है। हमारी आईटी एक्सपोर्ट है $2.7 अरब। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है $270 अरब। हमारे पास रिजर्व है सारे मिला के, जो कि हम खर्च भी नहीं कर सकते, कर्ज लेकर बैठे हुए हैं, 8-9 अरब, कभी 6 अरब हो जाते हैं। इंडिया का रिजर्व है $607 अरब। कंगाल पाकिस्तान का हाल पूरी दुनिया को मालूम है। महंगाई चरम पर है। पाकिस्तान अपनी कंपनियां बेचने को तैयार है और तो और पाकिस्तान के हाथ से पीओके भी निकलता जा रहा है। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। आतंकवाद की नर्सरी पाकिस्तान अब नरक बन चुका है। वहीं भारत चांद पर पहुंच चुका है और गर्व के साथ विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। यही वजह है कि पाकिस्तान के सांसद भी खुद को इंडिया की तारीफ करने से रोक नहीं पा रहे हैं। राजस्थान की शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स अब अगले सीजन में पर्यटकों को राजस्थान की सैर कराएगी। जी हां, क्योंकि राजस्थान में पर्यटन सीजन ऑफ हो चुका है और ऐसे में शाही रेलगाड़ी 4 महीने के लिए वेकेशन पर चली गई है। देखिए रिपोर्ट। स्पा, जिम और तमाम लग्जरी सुविधाएं जिसकी किसी रईस को जरूरत रहती है, वो सब इस ट्रेन में मौजूद है। तभी तो राजस्थान की लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को चलता फिरता महल कहा जाता है। क्योंकि राजस्थान में पर्यटन सीजन ऑफ हो चुका है, इसीलिए आन बान और शान की प्रतीक पैलेस ऑन व्हील्स 7 मई के बाद आराम फरमाने चले गई है। POW हमारी उसका लास्ट टूर हो गया था अप्रैल एंड में, और 7 मई के बाद से रेलवेज ने हमें कहा था कि वो जो भी इसकी हाउलिंग होती है, रिपेयर होता है, रिफर्बिशमेंट्स होते हैं, तो वो काम अभी रेलवेज द्वारा किया जा रहा है। दुनिया की नजर में भले ही पैलेस ऑन व्हील्स आराम फरमा रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि शाही रेलगाड़ी अगले सीजन में सैलानियों को लुभाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि पैलेस ऑन व्हील्स में जल्द ही कॉर्पोरेट बैठकें की जाएंगी और शादी ब्याह की फोटोग्राफी भी करवाई जा सकेगी। प्रदेश की सरकार ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने फरवरी के अंत में कहा था कि सरकार राजस्थान को भारत और विदेशों में पर्यटन का केंद्र बिंदु बनाने की योजनाओं पर विचार कर रही है। पैलेस ऑन व्हील्स को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उपलब्ध करवाना इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण निर्णय है, लेकिन आचार संहिता की वजह से आरटीडीसी की मैनेजिंग डायरेक्टर इस बारे में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रही हैं। जो भी दूसरी चीजें हैं जो चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट चाह रहा है या एक इनिशिएटिव के तौर पे, बाकी चीजों पे भी कोड ऑफ कंडक्ट के बाद में हम लोग इस पे कार्य करेंगे। पैलेस ऑन व्हील्स में
डेस्टिनेशन वेडिंग से न सिर्फ प्रदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे विदेशी पर्यटकों में भी राजस्थानी कला संस्कृति और वैदिक परंपराओं को नजदीक से जानने का मौका भी मिलेगा। पर्यटन विभाग के मुताबिक देश की 75% हेरिटेज संपत्तियां राजस्थान में हैं, जो इसे डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए देश में सबसे पसंदीदा मंजिल बनाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां आपने देखा है कि नीरज चोपड़ा का एक और कमाल देखने को मिल रहा है, जहां जैवलिन थ्रो में एक और कीर्तिमान फेडरेशन कप में जीता गोल्ड। भुवनेश्वर में चल रहे फेडरेशन कप में जीता गोल्ड। फाइनल इवेंट में 82.27 मीटर दूर भाला फेंका है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर नीरज चोपड़ा ने एक और कमाल दिखाया है। जैवलिन थ्रो में एक और कीर्तिमान, फेडरेशन कप में जीता गोल्ड। भुवनेश्वर में ये जो गोल्ड मेडल है ये जीता है और फाइनल इवेंट में 82.27 मीटर दूर भाला नीरज चोपड़ा ने फेंका है। खबर ग्वालियर से, जहां पर बुजुर्ग शख्स की पिटाई का मामला सामने आया। महिला ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस के सामने महिला बुजुर्ग को पीटती रही, लेकिन पुलिस बुजुर्ग को बचाने की जगह वीडियो बनाती हुई नजर आई है। फुटपाथ पर बैठकर ये भीख मांग रहा था। महिला ने बुजुर्ग पर चोरी का आरोप लगाया है। पड़ाव थाना क्षेत्र के स्टेशन बजरिया तिराहे की पूरी घटना सामने आई है और ये देखिए कुछ जो तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत बुरी तरीके से एक बुजुर्ग को पीटती हुई महिला नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस कर्मी मौके पर मौजूद है वो वीडियो बनाता हुआ दिखाई दिया, ना कि बुजुर्ग को बचाता हुआ। अब ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। फुटपाथ पर बैठकर बुजुर्ग भीख मांग रहा था और महिला ने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।